हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे पीवाईक्यू है या कि हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू है यानी यूजीसी नेट के पेपर है वो हम करने लग रहे हैं। आज हम 2023 का पेपर करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का अपनी क्लास का। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। ठीक है, तो अनुस्वार करता है, अनुनासिक करता है, रंगनी करती है, संगनी करती है। तो भाई संगनी करती है। कौन करती है? संगनी करती है। मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का नाटक में पतंजलि का उल्लेख संगनी करती है भाई। ठीक है, संगनी मल्लिका से आंचलिक शब्द के बारे में बताते हुए कहती है, जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यवद्दा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तत्वा को तरवा। यरवानस्त्राण ऋषियो विभूष है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र है कालिदास कवि हैं, दंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि है, विलोम ग्राम पुरुष है, निक्षेप भी ग्राम पुरुष है, अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक अधिकारी है, अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है, मल्लिका उसकी पुत्री है, रंगनी नागरी है, संगनी नागरी है, प्रिंग मंजरी भाई राजकन्या यानी कवि पत्नी है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। ठीक है, तो हम इसको सीधे ही नीचे मिलान कर लेंगे भाई। तो देश का धन राधा मोहन गोकुल, गुलामगिरी ज्योतिराव गोविंद राव फुले, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक भाई। तो क्या हुआ? देश का धन राधा मोहन गोकुल ज्योतिराव गोविंदे गुलामगिरी ज्योतिराव गोविंदे राव फुले, स्त्री पुरुष तुलना ताराभाई शिंदे, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तो भाई ये संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? तो ये संवाद जो नीचे था वो ईदगाह कहानी का है। ठीक है, तो ये किस पात्र का है? महमूद का है, मोहसिन का है, नूरे का या सम्मी का। ठीक है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरी से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद मुंशी प्रेमचंद्र कृत ईदगाह कहानी में मोहसिन का है। ठीक है, ईदगाह कहानी हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ की कहानी है। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया है हामिद की उम्र कितनी है? 4 या 5 साल का अनाथ बच्चा, जो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन चांद पत्रिका में 1933 ईस्वी में। भाई ईदगाह जो कहानी है इसका प्रकाशन चांद पत्रिका में हुआ था और 1933 ईस्वी में हुआ था। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र है हामिद, अमीना, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी आदि। प्रेमचंद्र की कहानियाँ, नमक का दरोगा 1912 या कहीं भी 1914 भी होता है भाई, ईश्वरीय न्याय 1914, बूढ़ी काकी 1920, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, दो सखिया 1928, अलगोजा 1929, पूस की रात 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बड़े भाई साहब 1934 और कफन 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। रामचरितमानस के उत्तराखंड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तुलसीदास के महत्व को संदर्भ में विद्वानों की उक्ति निम्न है। तो देखते हैं,
प्रमुख कथन और विद्वान। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के विषय में ये कहा है। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक गिरीशन ने कहा है तुलसीदास को। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा वाल्मीकि जी को। जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है तुलसीदास को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। क्या भी तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। ठीक है, जो अंधेरे में कविता है उसमें एक पागल है और उसके द्वारा गाय यानी गीत की कौन सी पंक्तियां हैं वो हमें बतानी है। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सीमा को हकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। देखो भाई ई ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, तो जिसमें भी ई ऑप्शन नहीं है उसको हम काट देते, तो ये कट गया भाई। ठीक है, तो और देखते हैं। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये भी ठीक है। जन मन करुणा सीमा को हकाल दिया, तो ए बी और ई ये तीनों ठीक है। ए बी और ई क्या है, ठीक है। तो मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के चौथे खंड के तीसरे बंद में वह को सिर फिरा पागल की संज्ञा दी गई है, जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवों के साथ ही में को अपनी निसंगता और आत्मग्लानि के लिए धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसाल गीत गाता है। ठीक है, अभी चौथे खंड के तीसरे बंद में कहा गया है सिर फिरा पागल। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सीमा को हकाल दिया। ठीक है भाई, तो ये क्या है, उस पागल का गीत है भाई। आगे है, अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने आशंका के दीप शीर्षक से 1957 ईस्वी में लिखने का प्रारंभ किया, जो 1962 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई। बाद में 1964 ईस्वी में इनके काव्य चांद का मुंह टेढ़ा में ये प्रकाशित हुई भी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। कृपि, किन्नी, जमुना, बहन, कल्याणी। तो महाभोज, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, तो देखते हैं, इसे यहीं पे कर लेते हैं, इसका मिलान है नीचे करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। कृपि एक और द्रोणाचार्य की पात्र है, किन्नी आधे अधूरे की, ठीक है, कल्याणी चंद्रगुप्त की है और महाभोज जमुना बहन। तो 1 का 4, तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। कृपि एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का ये नाटक 1970 ईस्वी। किन्नी आधे अधूरी मोहन राकेश का नाटक है, ठीक है, 1969। जमुना बहन महाभोज मन्नू भंडारी रचनाकार है और प्रकाशन इसका हुआ था 1982 ईस्वी में। कल्याणी चंद्रगुप्त की पात्रा है, यह जयशंकर प्रसाद का नाटक और 1931 में प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है भाई, एक और द्रोणाचार्य 1970, आधे अधूरे 1969, महाभोज 1982, चंद्रगुप्त 1931 भाई। तो अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। रीति ग्रंथकार कवि कौन से हैं रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, वो हमें बताने हैं। कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी हंसराज, गुमान मिश्र, गवाल कवि। ठीक है, तो देखते हैं कौन से हैं भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन तथा गवाल कवि रीति ग्रंथकार कवि है, जबकि बख्शी हंसराज तथा गुमान मिश्र रीति काल के अन्य कवियों में आते हैं। तो कुलपति मिश्र रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त तरंगिणी, नखशिख, संग्राम सार आदि। बेनी बंदीजन टिकेत राय प्रकाश, रस विलास, बंडोवा संग्रह इत्यादि भाई। गवाल कवि यमुना लहरी है, रसिकानंद है, रस रंग है, कृष्ण जू को, नखशिख
दूषण दर्पण, हमीर हट, गोपी पच्चीसी, राधा माधव, मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, भक्त भावन आदि भाई। अन्य कवियों की रचनाएं देख लेते हैं। बख्शी हंसराज, स्नेह सागर है इनकी, विरह विलास है, बारहमासा है आदि। गुमान मिस्त्री है, निषद्ध काव्य, कृष्ण चंद्रिका, छठा टवी आदि भी, ये इनकी रचनाएं रहेगी। अगला क्वेश्चन है 8वां, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है भाई? तो ये कथन है भेड़ चराने वाले के बारे में। किसके बारे में? भेड़ चराने वाले के बारे में है भाई। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधता से सुगंधित है। तो ये है भाई, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। यह कथन सरदार पूर्ण सिंह कृत मजदूर और प्रेम निबंध में भेड़ चराने वाले के बारे में है, जबकि जिल्द साज, बाग का माली तथा हल चलाने वाला इस निबंध के अन्य पात्र है भाई। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। राजश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही, पहला राजा। तो सबसे पहले भारत सौभाग्य आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन, देखो सी है, यहाँ भी सी है, तो इसलिए ये दोनों कट हो गए, ठीक है। उसके बाद राजश्री आएगा, दोनों में है भाई राजश्री, ठीक है। फिर पहला राजा आएगा, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं। भारत सौभाग्य इसका नाटक है, अंबिका दत्त व्यास का, और 1887 में प्रकाशित हुआ था। राजश्री जयशंकर प्रसाद का है, 1915 में प्रकाशित हुआ था भाई। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का 1969 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चरणदास चोर हबीब तनवर का है, 1975 में प्रकाशित हुआ था ये। बटोही ऋषिकेश सुलभ का है, 2007 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में से मिली भाई? दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? तो देखते हैं। 25,000 की वस्तुएं क्या थी, इनको तोहफे में मिली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की दिल्ली दरबार दर्पण 1877 ईस्वी निबंध के अनुसार किलात के खां को एक हाथी, जिस पर 4,000 की लागत का हौदा, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार चाबी, कपड़े, कमखान के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 रुपये की कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी। भारतेंदु के प्रमुख निबंध है कश्मीर कुसुम, कालचक्कर, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय वर्ष्य, भ्रूण हत्या, काशी, मणिकर्णिका, भारतो वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है आदि भी। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं, आई रिचर्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट। तो वर्ड्सवर्थ सबसे पहले आएंगे, तो ए और डी में है, इसलिए बी और सी कट गया भाई, ठीक है। उसके बाद आएंगे कोलरिज, तो सी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नीचे देखते हैं इनका क्रम। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी में जन्म हुआ और 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी भाई। कोलरिज का जन्म 1772 में हुआ था और 1834 में मृत्यु हुई थी। मैथ्यू आर्नल्ड 1822 में जन्म हुआ था, 1888 में इनकी मृत्यु हुई थी। टी.एस. इलियट 1888 में इनका जन्म हुआ था, 1865 में इनकी मृत्यु हुई थी। आई. रिचर्ड 1893 में जन्म हुआ था, 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी भाई। अब स्त्री पात्र है और उनके पति या प्रेमी, सीलो, तारा, कनक, उषा, ठीक है। इनको सीधे ही हम मिला लेंगे। देखो भाई, जितने भी ये पात्र यशपाल के उपन्यास झूठा सच के पात्र है, ठीक है। जितने भी ये पात्र दे रखे हैं स्त्री पात्र, ठीक है, और ये इनके प्रेमी या पति, ये झूठा सच के उपन्यास के पात्र है भाई, ठीक है। और झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का। तो सीलो किसकी पत्नी है? रतन की। तारा असद की। कनक जयदेवपुरी की। और उषा राजेंद्र की भी, ठीक है। ध्यान रखना आपको, सीलो रतन, तारा असद, कनकपुरी या जयदेवपुरी, उषा राजेंद्र।
यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसका पहला भाग वतन और देश 1958 में तथा दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाई, मेला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया। जो मेला आंचल है उसके अनुसार जो बावन दास था उसके मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया था। तो क्या दे दिया था, चथेरिया पीर का। क्या भाई, चथेरिया पीर का, चथेरिया पीर का। तो फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास मेला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चथेरिया पीर का रूप दे दिया था। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल के मुख्य पात्र है डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मीदासी, बावन दास, बालदेव, तहसीलदार, विश्वनाथ, कमली, ममता आदि। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। तो हम सीधे इसको मिलान करेंगे। यहाँ देखते हैं, आयु और ऋतुओं का संबंध। ठीक है, ये विषय वस्तु है और ये है निबंध, और यहाँ पे है निबंधकार। आयु और ऋतुओं का संबंध किस निबंध में दिखाया गया है। तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। ठीक है, ये इसकी विषय वस्तु है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास जो निबंध है उसकी विषय वस्तु क्या है, आयु और ऋतुओं का संबंध। और ये कुबेर नाथ राय का क्या है, निबंध है भाई। उठ जाग मुसाफिर, इसमें माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम को दिखाया गया है। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर में क्या विषय वस्तु रहेगी, माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम क्या है इसकी विषय वस्तु है। ये विवेकी रॉय का निबंध है भाई। शिवमूर्ति जो निबंध है इसमें विषय वस्तु क्या है, कल्याण का रूप। क्या है भाई, कल्याण का रूप इसकी विषय वस्तु रहेगी। और किस निबंधकार के, ये प्रताप नारायण मिश्र की है शिवमूर्ति। ठीक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। क्या भाई, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। ये किसका निबंध है, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, शरद चंद्र के संबंध में उपयुक्त कथन है। क्या भाई, शरद चंद्र के संबंध में उपयुक्त कथन है, ये हमें बताना है। शरद चंद्र बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं पर ब्रज बहू और विजया नाटक का रूपांतर हुआ। अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा। ठीक है, क्या है, जो शरद जी है इन्होंने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा। ये हमें, तो भाई जो ठीक है, जो सही उत्तर है उसका हमें चयन करना है। तो देखो, सबसे पहले तो शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जिसमें ई नहीं है उसको हम काट देते हैं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। फिर गृहस्थी में शरद का कभी लगाव नहीं रहा, ये भी क्या है, ठीक है। पहला क्या गलत हो जाएगा, क्या शरद बचपन से डरपोक स्वभाव के थे, ये क्या है, गलत है। ठीक है, फिर शरद बाबू की रचनाओं पर ब्रज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ, ये भी क्या है, गलत है। अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, ये भी क्या है, ठीक है। तो भाई बी ठीक है। ठीक है, बी ठीक है, डी ठीक है और ई ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 ईस्वी की प्रकाशित क्या है, बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरद के संबंध में निम्नलिखित उपयुक्त कथन है। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। शरद बाबू की रचनाओं पर ब्रज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ। अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर ही बनवाई गई। तो ये क्या है, ठीक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। तो धर्म, संस्कृति, भाषा या कृषि। तो धर्म को माना है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु और हरिश्चंद्र ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को माना है। वे लिखते हैं, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले
धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिलती है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है। तो अगला क्वेश्चन है भाई 17वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो हम इसको सीधे ही कर लेंगे। तो देखते हैं, काव्य पंक्तियां हैं, पुस्तकें हैं और लेखक है। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। क्या भाई, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। तो क्या बोलूँ क्या याद करूँ पुस्तक से ये काव्य पंक्तियाँ ली गई है और हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य पंक्तियाँ रहेंगी। सोने की थारी में जेवन परोसो, रामा जेवना ना जेवे हमारा बलमा। क्या भाई, सोने की थारी में जेवना परोसो, रामा जेवना ना जेवे हमारा बलमा। तो ये मुर्दैया पुस्तक से है भी और डॉक्टर तुलसीराम इसके लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आगे भी पंक्तियां। तुलसी गंग दो भय सुकवि को सरदार, तिनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। ये संस्कृति के 4 अध्याय से है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रहेगी। क्या भी, तुलसी रंग दो भय सुकविन को सरदार, तिनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो संस्कृति के 4 अध्याय से राम सिंह पर की रहेगी भी। जीवन मंथन से निकला विश्व वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान दिया। तो ये आवारा मसीहा से है, विष्णु प्रभाकर की ये रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है के विविध प्रकरणों के शीर्षक। ठीक है, तो शीर्षक बताना है। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरण है, उसके जो शीर्षक है वो हमें बताना है। दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेतव्य। तो भाई देखो, इसमें प्रामाणिकता है, ठीक है, अदालत है और प्रेतव्य है। दुर्जनता नहीं है, ईश्वर प्रेम कहीं नहीं आया है। ठीक है, तो प्रामाणिकता, अदालत और प्रेतव्य, सी डी और ए, सी डी और ए हमारा ठीक रहेगा, यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है। इसमें कुल 41 प्रकरण हैं जो निम्न प्रकार से हैं। देख लो, पेपर में आ सकता है क्योंकि इसमें से पूछ सकते हैं, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो प्रकरण है इसका, सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विशासक, भले बुरे की पहचान, सावधानी यानी होशियारी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध इंतजाम, सजनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सूरा यानी शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पवित्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा यानी अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, निश्चय, नाउमीदी, चालाक की चूक, अदालत, मित्र की परीक्षा, हीन प्रभा या बदरूबी, स्तुति, निंदा का भेद, धोखे की तही, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति और सुख की परमा विधि भाई। ठीक है, तो देखो थे ना इसमें यही प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। ठीक है, जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं उसमें तिलक के बारे में कौन कौन सी बातें वे हमें बतानी है। तो गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निर्वृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं भी, कर्मण गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्या भी कर्मस्थ, ये क्या है, गलत है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेशक थे। क्या भी, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेशक थे। ये बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। ये क्या है भाई, ये गलत रहेगा। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ये क्या रहेगा, ठीक। तो ए सी ई
ठीक है, यानी ए ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा भाई। आगे देखते भाई, रामधारी सिंह दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुए के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में निम्नलिखित उपयुक्त बातें हैं। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेशक हैं। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है भाई। क्या है? योग का अर्थ गीता में कर्म है। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? ठीक है भाई, भारतेंदु के निबंध कौन से हैं वो हमें बताना है। तो देखते हैं, वैष्णवता और भारतवर्ष ये है भाई, ठीक है। देशोन्नति नहीं है। लेवी प्राण लेवी ये है, ठीक है। सुशिक्षितों का कर्तव्य नहीं है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी है। तो ए, सी और ई है भाई, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भारतवर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध निम्नलिखित है। वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, सर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, काल चक्कर, बादशाह दर्पण, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 21वां, निम्नलिखित में से अर्धसंवृत स्वर है। निम्नलिखित में से जो अर्धसंवृत स्वर है वो हमें बताने हैं। तो आ, ए, ओ, उ, ऊ। तो भाई ए और ओ क्या है? अर्धसंवृत स्वर है भाई। जिस बच्चे ने अगर मेरी उच्चारण वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लेना, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से ट्रिक से करवाए हैं भाई। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो इसका आंसर सी रहेगा, ए और ओ। ए ओ अर्धसंवृत स्वर है। अर्धसंवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार कम खुला होता है। क्या भाई? मुख्य द्वार जो है वो कम खुला होता है, ठीक है। उसको अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर क्या है? इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम खुला होता है। इनकी संख्या 4 होती है। ई, उ। विवर्त स्वर, इस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, जैसे आ। इनकी संख्या 2 होती है। अर्ध विवर्त स्वर, इस स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार अर्ध खुला होता है, जिनकी संख्या 4 होती है, जैसे ए, ओ। अगला क्वेश्चन है भाई अपना 22वां, सत्य कथन, जो सही कथन है वो हमें बताना है। तो वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, गलत है। भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है, ये बिल्कुल ठीक है। तो बी ऑप्शन जिसमें है वो क्या है? ठीक है भाई। तो सी अपना कट हो गया। अगला देखते हैं, वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं। वैदर्भी, गौड़ी, पंचालिश और नहीं भाई 3 माने हैं, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। कुंतक ने रीति को मारक कहा है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। कुंतक ने रीति को क्या कहा है? मारक कहा है। तो डी भी क्या हमारा ठीक हो गया, ठीक है। अब भाई जिसमें सी है वो भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। डी यहाँ पे ठीक है। और भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है, ये भी क्या है? ठीक है। तो अपना बी, डी और ई ठीक रहेगा ना। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। देखते नीचे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई प्रवृत्तियों की उद्भावना की है, जबकि वामन ने 3 रीतियां मानी हैं, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। वैदर्भी रीति में 10 गुण होते हैं। क्या भाई? जो वैदर्भी रीति है उसमें 10 गुण होते हैं। गौड़ी रीति में ओज और क्रांति गुण होते हैं तथा उसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग होता है और समास की अधिकता होती है। पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य गुण होते हैं भाई। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विवेकानंद के है? भाई नीचे कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन से कथन जो है विवेकानंद के है वो हमें बताने हैं। तो हम देखते हैं कौन से कथन इसमें विवेकानंद के हैं। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बनो, बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है।
तो ए ऑप्शन अपना ठीक है। तो ए ऑप्शन जिसमें है वो क्या हमारा ठीक रहेगा। तो बी कट गया, ये भी कट गया, तो ए और डी क्या है ठीक है। आगे देखते हैं। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं, ये भी क्या है ठीक है। तो ए और बी दोनों ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है। तो और देखते हैं भाई, सी देखते हैं। शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उसमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। क्या है गलत है भाई, क्या है ये गलत है, सी गलत है। तो सी पहले भी इसमें गलत है। डी देखते हैं। मानव हृदय से मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता, ये क्या है गलत है। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए, तो ये भी क्या है ठीक है। तो ए बी और ए क्या अपना ठीक रहेगा, यानी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। स्वामी विवेकानंद के कथन निम्नलिखित हैं। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है मिलान वाला, इसको भी हम सीधे ही मिलान कर लेंगे भाई ठीक है। पंक्तियां हैं और उनकी रचनाओं के साथ उनका मिलान करना है, तो करते हैं। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, तो ये किस कविता से ली गई है, रश्मि रति से ली गई है। क्या भाई, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, ये रश्मि रति कविता से ली गई है। और रश्मि रति कविता भी रामधारी सिंह दिनकर की है ठीक है। न कुछ कह सकी अपनी न उन्हीं की पूछ में सकी भैंसे, ये साकेत कविता से ली गई, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रहेगी। न कुछ कह सके अपनी न उन्हीं की पूछ में सकी भैंसे। आगे है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, ये सांदे गीत की है। और सांदे गीत किसकी रचना, महादेवी वर्मा की भाई। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये गीत फरोश कविता से और भवानी प्रसाद मिश्र की कविता रहेगी। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। अगला क्वेश्चन है 25वां। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। क्या भाई, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो दक्षिणार्थ, गौड़ देश, उज्जैनी, स्थान विश्वर। तो भाई गौड़ देश के लोग। हजारी प्रसाद द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में यह प्रसंग आया है कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नखों को पसंद करते थे ठीक है भाई। जो गौड़ देश के लोग हैं वो बड़े बड़े नखों यानी नखूनों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। द्विवेदी जी के अन्य निबंध अशोक के फूल, आम फिर बोरा गए, कुटुज, देवदारू, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, शिरीष के फूल इत्यादि भाई। अगला क्वेश्चन है मिलान है, मिलान को हम साथ में कर लेंगे। तो देखते हैं कवि और उनसे संबंधित अध्येताओं का विवरण। तो कवि है और अध्येता है विद्यापति, शिव प्रसाद सिंह, सूरदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी बच्चन सिंह और घनानंद इमेर बंदा ठीक है भाई। निम्नांकित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखते हैं। असाध्य वीणा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। सबसे पहले आएगी परिवर्तन, तो जहाँ भी बी नहीं इसको काट दो। फिर आएगी कुकुरमुत्ता, फिर असाध्य वीणा ठीक है, फिर अंधेरे में और फिर मोचीराम। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। तो देखते हैं। परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत की रचना है भाई ये, और इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ था। कुकुरमुत्ता, जो कुकुरमुत्ता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और 1941 में इसका प्रकाशन हुआ था। असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है, 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। अंधेरे में गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है, 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल के 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, तो इसको भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं।
आचार्य है और उनकी पुस्तक दे रखी है। भानुदत्त की पुस्तक का क्या नाम है? रसमंजरी। रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण। शारदानंद भाव प्रकाश। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। भाई मालवी का केंद्र है, जो मालवी है उसका केंद्र क्या है? जयपुर है, इंदौर है, जोधपुर है या जबलपुर है? तो मालवी का केंद्र देखते हैं हम क्या है। तो मालवी का केंद्र है भाई इंदौर। क्या है? इंदौर है। मालवी बोली का केंद्र इंदौर है। मालवी भारत के मालवा क्षेत्र की भाषा है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 20 जिलों में विस्तार लिए हुए है। मालवी ओकार बहुला बोली है, जो शौरसेनी अपभ्रंश के राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह उज्जैन, राजगढ़ जिला, रतलाम, इंदौर, देवास आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। श्यामा सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंसवाए। तो श्याम सगाई नहीं है भाई, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नंददास द्वारा रचित श्याम सगाई सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, बल्कि यह भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य है। जबकि इंद्रावती नूर मोहम्मद की, यूसुफ जुलेखा शेख निसार की तथा हंस जवाहिर कासिम शाह की सूफी प्रेमाख्यान काव्य है। यूसुफ जुलेखा किसकी है भाई? शेख निसार की रहेगी। सही कथन जो है वो हमें बताने हैं, तो देखते हैं सही कथन कौन से हैं। तो देखते हैं भाई, भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकार का निरूपण किया है। बिल्कुल ठीक है, तो ए ऑप्शन देखते हैं। तो ठीक है भाई, ए ऑप्शन भी हम इसको सीधा ही देख लें, क्योंकि भाई इसमें ए और भी दोनों ही ठीक है, तो हम इसको सीधा ही देख लेते हैं। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। ठीक है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंद्रराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है, जबकि आचार्य मामा के काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद तथा 400 श्लोक है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 5 विषयों का प्रतिपादन किया है। काव्य अलंकार सार नामक ग्रंथ उद्भट द्वारा रचित है। क्या भी? काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट द्वारा रचित है। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, यह किस लेखक का है? ठीक है, तो ये किसका है? कैथरीन मैन्सफील्ड का है। किसका भी? कैथरीन मैन्सफील्ड का है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे 1956 ईस्वी की कहानी है। प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह कैथरीन मैन्सफील्ड का है। किसका है? कैथरीन मैन्सफील्ड का है भाई ये। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र है लतिका, मेजर ग्रीस नेगी, सुधा जूली, कुरुमुद्दीन, मिस्टर हुस्टन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड। परिंदे कहानी 1957 ईस्वी में अमृतलाल नागर ने हंस पत्रिका में प्रकाशित की थी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है हमारी क्लास का। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह परिंदे 1960, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्य और काला पानी 1983 में, सूखा और अन्य कहानियाँ 1995 आदि। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद है। क्या भाई? प्रिय प्रवास का जो प्रथम सर्ग है वो एक ही छंद में रचा गया है, यह छंद क्या है? यह है द्रुत विलंबित छंद। क्या है? द्रुत विलंबित छंद है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित खड़ी बोली साहित्य का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का प्रथम सर्ग एक ही छंद द्रुत विलंबित छंद में रचा गया है। इनके अन्य काव्य ग्रंथ है रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चोखे चौपदे 1924 ईस्वी, चुपते चौपदे 1932 ईस्वी, रस कलश 1940 ईस्वी, कल्पलता 1937 ईस्वी, ग्राम गीत 1938। अगला क्वेश्चन है, एक रूप हिंदुक्त रुख दूजी दशा न कोय, मन की द्विधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है? जो ये कविता भाई ये किस कवि की है ये हमें बताना है। तो नरोत्तम दास की है, वली दखनी की है, नवल दास की है, बनारसी दास की। तो बनारसी दास की कविता की पंक्तियाँ रहेगी। एक रूप हिंदू दुरुग दूजी दशा न कोय, मन की द्विधा मान कर भय 102। यह कविता बनारसी दास की है। वक्तकालीन नीति के कवियों में जैन कवि बनारसी दास का नीति काव्य कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।
इनके प्रमुख नीति काव्य है नवरस पदावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक, भाषा सूक्ति मुक्तावली। नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाएं हैं ध्रुव चरित्र, विचारमाला, नाम संकीर्तन, सुदामा चरित्र आदि। अगला क्वेश्चन है कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चेरू का क्या अर्थ है। ठीक है भाई, जब लक्ष्मा के संदर्भ में आए काला चेरू का क्या अर्थ है ये हमें बताना। सुहाग चिन्ह है, बिंदिया, करंगनी या कंगन, तो सुहाग चिन्ह है। तो शेखर जोशी कृत कोसी का घटवार 1958 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और इसमें कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चेरू का अर्थ है सुहाग चिन्ह है। कोसी का घटवार कहानी पहाड़ी परिवेश की कहानी है। इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी का घटवार को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के समक्ष माना जाता है। यह कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित आंचलिक कहानी है। घटवार का अर्थ होता है पंचचक्की। क्या होता है भाई घटवार का अर्थ? पंचचक्की। शेखर जोशी के अन्य कहानी संग्रह है सात के लोग 1967, दाजू 1957, हलवाया 1981, नौरंगी बीमार 1990 आदि भाई। तो अगला क्वेश्चन है 36वां, कबीर साहित्य के अध्येता है तो कौन है? इमरान बंदा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, डेविन लॉरेंज। तो भाई सही हमें बताना है, जो इसका सही उत्तर है वो हमें बताना है। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर तथा डेविन लॉरेंज कबीर साहित्य के अध्येता है। कौन कौन भाई? पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर, डेविड लॉरेंज ये कबीर साहित्य के अध्येता है, जबकि इमेर बंगा घनानंद साहित्य के अध्येता है। ठीक है, इमेर बंधा। अगला क्वेश्चन है 37वां, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ? ठीक है, तो कौन सी दो कंपनियां थी जिससे हीराबाई का संबंध हुआ था? रोहता कंपनी, ठीक है, रोहता कंपनी, जगमोहन कंपनी नहीं, मथुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी नहीं, सगुन कंपनी, रोहता कंपनी नहीं, मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। क्या भी? मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु कृत तीसरी कसम 1956 ईस्वी कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन कंपनी रोहता कंपनी से हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु कृत तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रेणु की प्रसिद्ध कहानी थी आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ठेस, संवेदिया, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि वे। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है, तो स्त्री पात्र हमें बताना है कौन कौन। देखते हो चंपनिया है, चंपिया है भाई, एक मखनी बुआ है, एक सुनरी है। ठीक है, तो बी, डी और ई, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फणीश्वर नाथ रेणु कृत लाल पान की बेगम 1957 ईस्वी की कहानी के कहानी पात्र है चंपिया, मखनी बुआ, मखनी फुआ है भाई, सुनरी, जग्गी की पोतहू, बिरजू की माँ यानी नायिका। लाल पानी की बेगम कहानी नारी शक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। लाल पान की बेगम कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी किया है। किसने? पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी किया है। इसे 1907 ईस्वी में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया था। रेणु जी की अन्य कहानियां हैं ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महल 1967, अग्निखोर 1973, श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986 में भी। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था भाई? तेज बहादुर सिंह ने, मुसाफिर लाल ने, परशुराम सिंह ने या हरदास ने? तो तेज बहादुर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। डॉक्टर तुलसीदास के ननियाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व हेडमास्टर तेज बहादुर सिंह ने किया था। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में लिखा गया है, मुर्दैया 2010 में, मणिकर्णिका 2014 में। मुर्दैया आत्मकथा 7 अध्याय में विभाजित है। कौन कौन से अध्याय हैं इनके? पेपर में पूछा जाता है। भूथी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अकाल में अंधकार, भूतनिया नागिन, ठीक है, आजमगढ़ में फाकाक्सी, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन, चले बुद्ध की राह। ये कभी इसे क्रम से ही पूछा जाता है। देखो, भूथी पारिवारिक परिवेश,
मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधकार, मुर्दैया के गीत तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये पेपर में पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे प्रकार से याद रखना भाई। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाए। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में लगाना। नक्शी चश्मदीद गवाह बनाना चाहिए। जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। पुलिस का मानवतावादी इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले आएगा सी, फिर ई। थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, तो सी यहीं पे है। फिर इसके बाद पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई, ई। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। नीचे देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए वे पहले से बाद के क्रम में इस प्रकार हैं। थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। पहला, पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई। जान बचाने वाले आदमियों को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो ये काम मातादीन ने, ठीक है, इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर किए थे भाई। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त है। देखते, जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। आगे देखते हैं। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। एक लिपि चिन्ह से। आगे देखते हैं। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना जाता है। आगे देखते हुए, देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ये तो आप आगे देखते हैं। ध्वनि और संकेत में अनिश्चितता होती है। तो देखो, ए ऑप्शन तो अपना ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, गलत हो गया। ठीक है, सही उत्तर हमें बताना है। देखो भाई, डी भी गलत है। ठीक है, पंजाबी और उड़िया भाषा नहीं आती है इसके अंतर्गत, तो डी भी यहाँ पे चला गया। ठीक है, ए तो है यहाँ पे। अब देखो, ध्वनि और संकेत में निश्चितता होती है, बिल्कुल ठीक है ये तो इसलिए ये भी खत्म। डी यहाँ पे भी था, तो हमारा ए ठीक हो गया और ई ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना था, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ए, सी और ए, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देवनागरी के संबंध में उपयुक्त बातें निम्नलिखित हैं। जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता होती है। देवनागरी लिपि अक्षरिक है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम वैज्ञानिक है। देवनागरिक में एक वर्ण के लिए ध्वनि अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित है। पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी बनाई। उड़िया भाषा बंगाल से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई गई। अगला क्वेश्चन है 42वां। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? तो 5 वर्ष बाद तक भाई भोला राम को पेंशन नहीं मिली। तो हरिशंकर प्रसाई कृत भोला राम का जीव 1967 ईस्वी की कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के 5 वर्ष तक पेंशन न मिली थी। इस कहानी में पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से सेवानिवृत्त भोला राम की सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली समस्याओं का व्यंग्यात्मक शैली में अंकन किया गया है। इस कहानी के पात्र है धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी और साहब। परसाई की रचनाएं: आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद्र के फटे जूते, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, टूटता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, संस्कृति सिद्धांत की व्यवहार्यता आदि भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम दर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखते हैं। बकरी, महाबली, आगरा बाजार, माधवी, आषाढ़ का एक दिन। तो आगरा बाजार सबसे पहले आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आषाढ़ का एक दिन, तो सी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। नीचे देख लेते हैं इनका क्रम।
आगरा बाजार 1954 ईस्वी का है भाई नाटक, और ये हबीर तनवीर का है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का है भाई, और ये मोहन राकेश का नाटक रहेगा। बकरी 1974 का नाटक है। सर्वेसल दया सक्सेना का रहेगा। माधवी 1985 का है। विषम सहानी का रहेगा। महाबली 2019 का है, और असगर वजाहत का रहेगा। महाबली असगर वजाहत का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है, वो हमें बताना है। तो राममूर्ति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा ने भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है। ठीक है, कोई पुस्तक नहीं लिखी है। जबकि आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, रहस्यवाद, काव्य अलंकार, सार संग्रह एवं लघुवृत्ति, भोला शंकर व्यास ने ध्वनि संप्रदाय, भारतीय साहित्य शास्त्र तथा काव्य अलंकार, भारतीय साहित्य की रूपरेखा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा रस मीमांसा आदि 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तकें लिखी है भाई। अगला क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड में नागमती की वीर व्यवस्था की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। घरी घरी जीव आवे, घरी घरी जीव आए जाई, पाहन जरही हो ही सब चूना, रक्त आंसू गुंगची बन बोई, हृदय पैठी विरह कंठनसा, सहज सहज दुख एक एक सा। तो देखते हैं, नीचे दिए विकल्पों में सही बताना है। तो भैया हम इसको सीधा ही देख लेते हैं। सी ऑप्शन अपना ठीक रहा, सी, डी और ई। तो देखते हैं, नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यवस्था अभिव्यक्त के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां निम्नलिखित है। रक्त आंसू घूंघची बन जा बोई, हृदय पैठी विरह कंठनसा, सहज सहज दुख एक एक साजा। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि थे। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत और चित्ररेखा आदि। तो देखो भाई, रक्त आंसू घूंघची बन बोई, एक तो पंक्ति ये होगी, और हृदय पैठी विरह कंठनसा, सहज सहज दुख एक एक सांसा, ये होगी हमारी तीसरी पंक्ति। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तो तुलसी का है, गंगाराम का है, नरहरिदास का या मोहिनी का? तो ये मोहिनी का है। ठीक है, मनुष्य के मन में सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस 1972 ईस्वी का उपन्यास है। यह संवाद मोहिनी का है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर की प्रमुख रचनाएं हैं महाकाल 1947, सेठ बाग के लाल 1955, बूंद और समुंदर 1956, सुहाग के नपुर 1960, अमृत और विष 1966 ईस्वी, नाचो बहुत गोपाला 1978 ईस्वी, खंजनैन 1981 ईस्वी आदि भी। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? क्या भी देश की बात निबंध के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी देश की बात निबंध के लेखक रहेंगे भाई। देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी अन्य निबंध रचनाएं हैं संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि, माघ का प्रभात वर्ण, आत्मनिवेदन, प्रभात आदि। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध धोखा, दात, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भो, परीक्षा, समझदार की मौत, ईश्वर की मूर्ति, घूरे के लत्ता बीने, अपव्यय, वृद्ध, दान आदि, ये इनके निबंध रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन थे? तो कौन थे? हबीर तनवीर इब्राहिम, अलकाजी, बी कांत और शांता गांधी। तो बी कांत शांता गांधी। तो बी कांत शांता गांधी जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक है भाई। नागरिक प्रचारण सभा के संस्थापक, जो नागरिक प्रचारण सभा है इसके संस्थापक कौन है? तो हमें बताना है। ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है पहले भी। ठीक है, तो ए सी और ई। तो काशी नागरिक प्रचारण सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास ने मिलकर की थी भाई।
ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया भी था जब मैंने स्टार्टिंग की आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे, तब ये मैंने करवाया था। शिव कुमार सिंह, ठीक है, पंडित राम नारायण मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास ने मिलकर की थी। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास है। इसके इसके पहले अध्यक्ष हुए हैं। पहले वर्ष जो लोग इसके सदस्य बने उनमें पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, अंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेमघन जैसे विद्वान रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन को कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम, यश, शकुंतला, इंदुमती, अज। सही उत्तर हमें बताना है। तो भाई इसमें यक्ष, इंदुमती और अज का क्या है? उल्लेख हुआ है। कालिदास कविता में यक्ष, इंदुमती और अज का उल्लेख हुआ है। नागार्जुन की कालिदास कविता में यक्ष, इंदुमती और अज का उल्लेख हुआ है। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिश्री तथा वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था। क्या था बचपन का नाम भाई? ठक्कन मिश्र, और बचपन और वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र था। हिंदी में वे नागार्जुन, संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। नागार्जुन की कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी कविता संग्रह में संकलित है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है युगधारा 1953, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी में, हजार हजार बाहुवाली 1981 ईस्वी में, पुराने ज्योतियों का कोरस 1983 में, रत्न गर्भ 1984 ईस्वी में। भाई ये सभी नागार्जुन की काव्य कृतियां रहेगी। तो नीचे दो कथन दे रखे, अभी कथन, ठीक है, और भाई कथन भी। पहला कथन है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। ये क्या है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है, कोलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। दोनों ही ठीक है, ए भी ठीक है और आर भी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना सीधा ही कर लेंगे हम। महाप्राण ख, ठीक है, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ उच्चारण वाली मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है और मेरे चैनल पर है भी, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ आप जाकर उसको ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। महाध्वनि, महाप्राण ध्वनि ख, घोष ध्वनि जय, पार्श्विक ध्वनि ल, लुंठित र। पूर्ण क्लासिक कृति वह है, क्या भी? पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, ठीक है। तो ये कथन किसका है? आई रिचर्ड का है, टी.एस. इलियट का है, बेनी क्रोचे का है, मैथ्यू आर्नल्ड का। तो मैथ्यू आर्नल्ड का ये कथन रहेगा। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो, यह कथन टी.एस. इलियट का है। एजरा पाउंड, इसके विचारों से इलियट प्रभावित हुए थे। माना था कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है, उसका कार्य आत्मनिरीक्षण होता है। रिचर्ड का विचार है कि सृजन के क्षणों में कलाकार सर्वोत्तम स्थित होता है। काव्य में उपयोगिता भी यही है कि पाठक भी उस मानसिक स्थिति के निकट पहुँचे। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। संज्ञा विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, जबकि संज्ञा विशेषण, क्रिया, ठीक है, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, क्या विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदल आता है। 55वां क्वेश्चन है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करो, ठीक है। तो आयु है उसको छोटे से बड़े के क्रम में संयोजित करना है। तो देखते हैं, जरा और जीर्णता की आगजनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिनाकर दे जाता है, ठीक है। डैश से ज़्यादा जीना असभ्यता, अश्लीलता है, अनैतिकता है। जीवन के
डैश जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। डैश इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। ये ऑप्शन है भाई। डैश तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन तंत्र कन्याओं से माफी मांग कर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊंगा। तो भाई अपना सी ऑप्शन ठीक रहेगा। नीचे मिलान में हम इसको देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े के क्रम में इस प्रकार संयोजित किया गया है। ठीक है, वास्तव में 30वां वर्ष, ठीक है, पहला है वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। ठीक है, जो तीसरा वर्ष है वो जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह क्या करता है भी उपस्थित करता है, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक है। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। क्या अभी 40 से अगर ज़्यादा जी गए तो वो असभ्यता है, अश्लीलता और अनैतिकता है। जरा और जीर्णता की आगजनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊंगा। ये 5वां है भाई। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध कुबेरनाथ राय द्वारा रचित विषाद योग 1974 निबंध संग्रह में संकलित है। ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय की प्रसिद्ध कृतियां है प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेट 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी, निषाद बासरी 1974 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980 आदि भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, नामांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के पात्र है। पात्रों तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो देखते हैं। पहले भैरवी, लीला, बैला, सरस्वती, बंती। तो इसको भी हम सीधे सीधे ही देख लेंगे भाई। पात्र, उपन्यास, रचनाकार और प्रकाशन। तो सरस्वती शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्रा है और यज्ञ का क्या है उपन्यास है और 1941 में ये प्रकाशित हुआ था। भैरवी बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्रा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास रहेगा, 1946 में प्रकाशित हुआ था। बंती झूठा सच उपन्यास की पात्रा है और यशपाल इसके रचनाकार है। 1958-1960 में ये प्रकाशित हुआ था और झूठा सच के 2 भाग थे भाई। ठीक है, बेला, जो बेला है वो राग दरबारी की पात्रा है और ये राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी का है। उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ था। लीजा तमस उपन्यास की पात्रा है। विषम साहनी का ये उपन्यास रहेगा, 1973 का ये उपन्यास है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। उसने कहा था मैं आए पंजाबी शब्द हिंदी अर्थ कुड़माई, ठीक है, घुमाओ, खोते, तिमियों या तिमी। तो इसका भी हम सीधे ही इसका मिलान कर लेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत कहानी कौन सी है? उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। पंजाबी शब्दों का हिंदी अर्थ में सम्मिलित करना है। कुड़माई क्या होती है भाई? मंगनी। घुमाव क्या होता है? जमीन की नाप। खोते क्या होता है? गधा। तिमियों या तिमी स्त्री या स्त्री। अगला क्वेश्चन है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज देडी सवाई नजर नजराना घूस खास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका? तो ये कथन है भाई धनिया का। किसका है भाई? ये धनिया का कथन रहेगा। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज टेढ़ी सवैया सवाई नजर नजराना घूस खास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। उक्त कथन गोदान उपन्यास में धनिया ने कहा है। गोदान 1936 ईस्वी का उपन्यास है और ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। इसके मुख्य पात्र है होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, रूपा, सोना, शोभा, हीरा, सिलिया, भोला,
राय साहब मेहता, मालती, ओकारनाथ आदि। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। क्या भाई, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन किस कविता में है? तो ये नक्सलवाड़ी कविता में है भाई। ठीक है, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, यह कथन सुदामा पांडे धूमिल कृत नक्सलवाड़ी कविता का है। धूमिल की अन्य कविताएं है संसद से सड़क तक 1972 में, कल सुनना मुझे 1977 में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में, मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा आदि। सुदामा पांडे धूमिल को उनकी प्रसिद्ध काव्य कल सुनना मुझे के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था भाई? कल सुनना मुझे, इसके लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। 60वां क्वेश्चन है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल। क्या भाई? कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, इस वाक्य में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? तो हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त या सुनहली। तो फिसलने लायक, सिलहली भाई। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गेल, इस काव्य वाक्यांश में सिलहली शब्द का अर्थ है फिसलने लायक। ठीक है, कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक है, जिसका संपादन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया है। बीजक के 3 भाग, साखी, शब्द तथा रमेनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी गई थी। तो अगला क्वेश्चन भाई, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन बताना है। ठीक है, जो उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन बताना। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फकीर की कविताएं प्रयुक्त नहीं भाई। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर नहीं भाई। मेला आचल में सुमित्रानंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया, किसमें भाई? मेला आचल में तो किया गया है भाई, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, भी ठीक है। तमस में सर्व भवंतु सुखे का उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। तो सी, डी और ई ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, उपन्यास में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन लिखता है फणीश्वर नाथ रेणु कृत मेला आचरण 1954 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। सुमित्रानंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। अमृतलाल नागर कृत मानस का हंस 1972 ईस्वी का है। जीवनी परक उपन्यास में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। विषम सहानी कृत तमस 1973 ईस्वी का उपन्यास है। इसमें सर्वभवन्तु सुखीन का उपयोग किया गया है, जबकि अन्य कथन असंगत है। यशपाल की झूठा सच उपन्यास 2 भागों में है, 58 और 60 में। कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा 1979 उपन्यास के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो क्या है भाई? सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आता है भारत। ठीक है, तो देखते हैं, एक मिनट भाई, भारत आता है सबसे पहले। तो देखते हैं, सीधा इसको देख लेते हैं यहाँ से। देखो, भारत आता है, फिर भारत दुर्देव आता है, फिर रोग आता है, आलस्य तथा मदिरा। तो सी ऑप्शन इसमें ठीक दिखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का नाटक है। निम्न पात्रों के मंच पर आने का क्रम इस प्रकार है, भारत पहले, फिर भारत दुर्देव आता है, फिर रोग आता है, फिर आलस्य आता है, फिर मदिरा। और भारत का प्रवेश भाई अंक दूसरे में होता है, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया ये भी। भारतेंदु के अन्य मौलिक नाटक है वेद की हिंसा, हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में, प्रेम जोगनी 1875 में, चंद्रावली 1876 में, विशेष विषमोदकम धम 1936 में, नीलदेव 1981 में, अंधेर नगरी 1981 में, सती प्रताप 1983 में। और ये सभी मौलिक नाटक हैं इनके। सती प्रताप भारतेंदु जी का अधूरा नाटक, जिसे राधा कृष्ण ने पूरा किया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। गिरिधर बहुवीर्य समास का उदाहरण, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, गिरिधर क्या है? बहुवीर्य समास का उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। तो
इसमें असत्य तो यहाँ भी, तो दोनों असत्य नहीं होंगे, असत्य एक तो नहीं होगा। तो देखो ये ए और ये सी हो रही है जी। कथन 2, रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये क्या है, ये गलत है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। देखो गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण, गिरिधर का समास विग्रह गिरि को धारण करने वाला होगा यानी कृष्ण। ठीक है, राम कृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है, राम और कृष्ण, इसका विग्रह राम और कृष्ण। ठीक है, बहुव्रीहि समास देखते हैं। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे सात है खंड जिसमें यानी सतखंडा। द्वंद्व समास, समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, यानी सभी नहीं, दोनों पद प्रधान आएंगे भैया यहाँ पे। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युगम है। ठीक है, लोकतंत्र की तो बकरी और महाभोज। ठीक है, इनमें लोकतंत्र की आलोचना की गई है। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युगम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी 1974 ईस्वी तथा मन्नू भंडारी कृत महाभोज 1982 ईस्वी, जबकि हबीब तनवीर ने बहुचर्चित नाटक आगरा बाजार 1954 ईस्वी में नजीर अकबरबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए लिखा था। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग 1955 ईस्वी का नाटक है। इसका प्रमुख उद्देश्य है समाज में मानव मूल्यों की स्थापना और उनके द्वारा ही मनुष्य में भविष्य की सुरक्षा को संबद्ध करने की घोषणा। शंकर शेष कृत एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी का नाटक है। इस नाटक के माध्यम से शंकर शेष ने वर्तमान शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ, आर्थिक एवं सामाजिक दबावों के चलते निम्न मध्य वर्गीय व्यक्तियों के असहाय बेबस चरित्र को उद्घाटित किया है। आधुनिकता बोध के नाटककार मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला यथार्थ हिंदी नाटक माना जाता है। क्या भाई, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध, तो कौन कौन सी है ये हमें बताना है। नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता। ठीक है, तो आचरण की सभ्यता तो है, नैनों की गंगा भी है, पवित्रता भी है, तो ए बी और सी ठीक है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। नैनों के गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान तथा अमेरिका का मस्त कवि, बोल्ट हिटमैन आदि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। जबकि जय जमुना मैया जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का तथा हम डार डार तुम पात पात बाल कृष्ण भट्ट का निबंध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्य समाज का स्थापना वर्ष, आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, ब्रह्मा समाज का स्थापना वर्ष। तो पहले ब्रह्मा समाज का स्थापना वर्ष आएगा, यानी ई सबसे पहले आएगा, तो डी तो कट गया। फिर आर्य समाज की स्थापना आएगी 2 पे, ए पे ही आएगा। ठीक है, फिर आनंद मठ का प्रकाशन हुआ। ठीक है, फिर विश्व धर्म सभा में विवेकानंद, गीतांजलि का प्रकाशन। ठीक है, तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा, सबसे बाद में सी आएगा। और देख लेते हैं ब्रह्मा समाज स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। आनंद मठ का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन 1893 ईस्वी में हुआ था। वे गीतांजलि का प्रकाशन 1910 ईस्वी में, जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर थे। वे बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन वर्ष बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1919 में, 1927 में, तो 1927 में प्रकाशित हुआ था बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन वर्ष भाई। तो देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संपादित बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 3 अप्रैल 1927 ईस्वी से आरंभ हुआ। अंबेडकर द्वारा संपादित अन्य प्रमुख दलित पत्रिकाएं हैं मूक नायक 1920, समता 1928, जनता 1930। तो बहिष्कृत भारत 1927 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था भाई। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई ए रिचर्ड है भाई विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक।
विज्ञान और कविता 1926 ईस्वी के पुस्तक के लेखक है आइए रिचर्ड। इसके अन्य निबंध द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रिटायर्ड 1936 ईस्वी आदि भी। टी.एस. एलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां हैं द सेक्रेट वर्ड 1920, होमेज टू जॉन ड्रायन 1924, एलिजाबेथ एसन 1932 ईस्वी, सिलेक्टेड एसेज 1934 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी? तो बारदोली। ठीक है, कहाँ की भाई? बारदोली, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आई, जिससे रुष्ट होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ यह असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। ठीक है। अरे यायावर रहेगा याद में मांझली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद में मांझली द्वीप किस राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो असम राज्य में क्या है? मांझली द्वीप स्थित है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। इसमें मांझली द्वीप असम राज्य में स्थित है। अज्ञे का एक अन्य यात्रा साहित्य एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, राजेश जोशी या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो मुक्तिबोध ने क्या है? भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में गंभीरता से विचार करते हुए मुक्तिबोध का मत है कि भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में अन्य विद्वानों के मत अभिमत या विद्वान भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल, ईसाइत की देन गिरीश। तो ये भक्ति आंदोलन के विषय में विद्वानों के मत हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया और गिरीश ने कहा ईसाइत की देन। अगला है आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो ए है बी। आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय ए है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो किस किस का? मधुकर का, श्रीधर का, देवसेन का, सोमवर सूर्य का, विद्याधर का। अपभ्रंश काव्य का पूछा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक में देवसेन, सोमपर्व सूर्य तथा विद्याधर जैसे कवियों का उल्लेख किया है, जबकि मधुकर भट्ट तथा श्रीधर रासो साहित्य के प्रमुख कवि के रूप में आचार्य शुक्ल ने स्थान दिया है। देवसेन शौकाचार, नयचक्कर, भावग्रह, तत्वसार आदि। सोमपर्व सूर्य की रचनाएं है कुमारपाल प्रतिबोध, मधुकर भट्ट की है जयमंग चंद्रिका, श्रीधर की है रणमल छंद। ठीक है, तो आगे देखते हैं भी कथन है। ठीक है, पहला कथन, दूसरा कथन दे रखा है। तो भाई इसका देखते हैं। रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर है। ये क्या है हमारा? ये ठीक है, नहीं सॉरी गलत है भैया। चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनार दे गाकर सुनाया। बिल्कुल ठीक है, तो एक गलत है तो दूसरा सही है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। पहला गलत है, दूसरा कथन ठीक है। अज्ञे द्वारा रचित रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम महेश्वर है और वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, अतः पहला गलत है। तो विषम सहानी के चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर सामनाथ माँ से कहते हैं कि कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। 2 पत्थर अनार दे में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरिया नी माई हरिया निभन्ने हरिया ते भागी भरिए। अतः दोनों कथनों के कथन एक गलत है और दूसरा सही है। किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते
बैठते निम्नलिखित दोहा रहता है। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषी टेरी। तो क्या बोलूँ, क्या याद करो। ठीक है, पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषी टेरी। तो क्या बोलूँ, क्या याद करूँ में है भैया। तो देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या बोलूँ क्या याद करूँ का पात्र। पंडित विश्राम तिवारी के जबान पर एक दोहा उठते बैठते रहता था। पुरुष सिंह जय उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चोरी, भाग्य बरसे जय रहे, कुपुरुष भाषी टेरी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूँ 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1978 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में भी। तौसीफ रानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद्र घर की जीवनी प्रेमचंद्र घर में 1944 में प्रकाशित हुई। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में, जिसका पहला भाग मुर्तैया 2010 ईस्वी में तथा दूसरा भाग मणिकर्णिका 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ भाई। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। तो पहले है दुर्बल बंधु पथिक, आदर्श हिंदू इतिहास, तिमिरनाशक, चंद्रकांता संतति। तो भाई पहले आएगा इतिहास तिमिरनाशक, फिर दुर्लभ बंधु आएगा, फिर चंद्रकांता आएगा, फिर आदर्श हिंदू, फिर आएगा पथिक, सबसे लास्ट में पथिक आएगा। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं इसको। इतिहास तिमिरनाशक लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, इसके लेखक है। इस ग्रंथ की इतिहास तिमिरनाशक है और 1864 में इसका प्रकाशन हुआ था। दुर्लभ बंधु अनुदित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था। चंद्रकांता संतति ये उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का, 1896 में इसका प्रकाशन हुआ था। आदर्श हिंदू उपन्यास है लज्जा राम मेहता का, 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और पथिक काव्य है राम नरेश त्रिपाठी का, 1920 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज़म से होता है? तो कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का बालपन, आदमी नामा या सहबे आशोभ से। तो सहबे आशोभ से इसका क्या है नज़म होता है। नाटक का आरंभ शहर आशोभ से होता है। तो हबीब तनवरी का प्रमुख नाटक आगरा बाजार, 1954 ईस्वी का आरंभ। 2 फकीर, शहर आशोभ, नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता शहर आशोभ का गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं। इस नाटक में 2 अंक हैं। ठीक है, आगरा बाजार नाटक हबीब तनवर की मौलिक नाटक नहीं, यह नाटक नज़ीर अकबराबादी के नज़्मों पर आधारित है। मेरे बंद रचना गालिब के गज़लों पर आधारित है। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है भाई? तो किसका संवाद है? यह लज्जा का संवाद है। ठीक है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन जो बनती कानों की लाली। तो ये लज्जा का संवाद है। ठीक है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1935 ईस्वी महाकाव्य में लज्जा का है। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सब पर निसंघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद भाई। अगला क्वेश्चन है, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। ठीक है, तो नंगा तलाई का गांव, मुखड़ा क्यों देखे, लौट आओ उधार, याद हो कि न याद हो, गोलमेज। तो ये क्वेश्चन हमारा कल भी आया था, जब हमने 2022 वाले क्वेश्चन किए थे तब भी आया था। तो मैं इसको सीधे सीधे आपको करवा दूंगी। ठीक है, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी 2004 का है भाई। ये स्मृति आख्यान लौट आओ उधार दूधनाथ सिंह का है, 1952 का। याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह का है, 1952 का भाई। ठीक है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा रचित मुखड़ा क्यों देख, तो 1996 ईस्वी उपन्यास की कथा वस्तु दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा की कथा है। अरुण कमल द्वारा रचित गोलमेज 2009 आलोचना विधा की रचना रहेगी।
तो नंगा तलाई का गांव, लौट आओ धार, याद हो कि न याद हो, ये क्या है, संस्मरण विधा की रचनाएं रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन है स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। ठीक है, तो देखते हैं। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं, नहीं भाई गलत है। इसका संबंध मौखिक भाषा से, ठीक है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है, गलत है। यह उच्च चरित भाषा की लघुत्तम इकाई, ये ठीक है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, ये ठीक है भाई। तो BDE ये C ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। इसका संबंध मौखिक भाषा से, यह उचित भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 81वां। देखते हैं। निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो खड़िया का घेरा, एकांतवासी योगी, शांत पथी, कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना, विश्व प्रपंच। तो सबसे पहले आएगा एकांतवासी योगी, तो बी ऑप्शन ए में है। बी ए में, तो ए ऑप्शन अपना ठीक हुआ। फिर आएगा शांत पथिक, फिर आएगा विश्व प्रपंच, फिर आएगा खड़िया का घेरा, फिर आएगा कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना भाई। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नीचे देखते हैं। निम्नलिखित अनुवादित रचनाओं को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखते हैं। अनुवादित रचनाएं हैं, ठीक है। तो देखते हैं। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक, ठीक है, अनुवाद किया था और 1886 में किया था। मूल रचना है हरमिट, ठीक है। हरमिट का अनुवाद किया था एकांतवासी योगी के नाम से श्रीधर पाठक ने 1886 ईस्वी में, ठीक है। और हरमिट के रचनाकार कौन थे? गोल्ड स्मिथ थे भाई, ठीक है। शांत पथिक, ठीक है, जो श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया था 1902 ईस्वी में। ये टेवलर रचना है और गोल्ड स्मिथ की रचना है, ठीक है। टेवलर का अनुवाद शांत पथिक नाम से श्रीधर पाठक ने 1902 ईस्वी में किया था भाई, ठीक है। विश्व प्रपंच रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका अनुवाद किया था 1907 ईस्वी में। और ये हेकल की रचना है, रिडल ऑफ द यूनिवर्स। क्या भी? रिडल ऑफ द यूनिवर्स। इसका प्रकाशन विश्व प्रपंच नाम से रामचंद्र शुक्ल ने 1907 ईस्वी में किया था भाई। अगला क्वेश्चन है खड़िया का घेरा, ठीक है। इसका अनुवाद कमलेश्वर ने 2002 में किया था। और कोकेशियन चाक सर्किल, ये बर्टोल्ड बेस्ड जो है, इनकी ये रचना का नाम है, जिसका प्रकाशन अनुवादित नाम क्या है? खड़िया का घेरा। और अनुवाद किसने किया? कमलेश्वर ने 2002 में किया भाई। कामदेव का अपना, बसंत ऋतु का सपना, ये हबीर तनवीर ने किया था 2018 में भी, ठीक है। आगे दो फिर कथन दे रखे हैं, तो देखते हैं। झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए, ठीक है। ये आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, ठीक है। दोनों ही ठीक है भाई। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यशपाल के झूठा सच 1958-60, भीषम सहानी कृत 1973 और कृष्णा सोबती कृत जिंदगीनामा 1979 आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के। इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी 1971 ईस्वी में बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित उपन्यास है। इसमें बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। क्या भाई? अरूप बत्रा है। बंटी का पूरा नाम क्या है? अरूप बत्रा। पेपर में पूछा जा सकता है। सकंदगुप्त के स्त्री पात्र कौन कौन से है? जेती, देवकी, मालिनी, रामा, चंदा। तो देखते हैं। देवकी तो है भाई, मालिनी भी है और रामा है, ठीक है। देवकी, मालिनी और रामा, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक सकंदगुप्त 1928 ईस्वी के प्रमुख पात्र स्त्री पात्र देवकी, मालिनी, रामा, अनंत देवी, जयमाला, विजया, कमला आदि हैं। पुरुष पात्र है सकंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णगुप्त, बंधु, परमार्थ गुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, भट्टार्क, प्रख्यात
कीर्ति आदि। सकंदगुप्त नाटक 5 अंक में है। कितने अंक में भी? 5 अंक में है। और इसके प्रसाद के अन्य नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, राज्यश्री 1915, चंद्रगुप्त 1931 तथा ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? ठीक है, जयशंकर जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, आर्य नरेंद्र देव ने, मधु लिमये ने। तो देखते हैं। समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर विचार किया है। शिवरात्रि पर चित्रकूट में रामायण मेला लोहिया जी की संकल्पना थी, जो अभी तक अनवरत चला आ रहा है। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं हैं अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह या कमला प्रसाद। तो कमला प्रसाद क्या है? आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं हैं। कमला प्रसाद आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं है, बल्कि इन्होंने पहल तथा वसुधा पत्रिका का संपादन किया है कमला प्रसाद ने। जबकि अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। आलोचना त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका के रूप में अक्टूबर 1951 ईस्वी में आरंभ हुई। इसके संस्थापक संपादक शिवदान सिंह चौहान है। क्या कौन है भी? शिवदान सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन है नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन। ठीक है, तो सत्य कथन हमें बताने हैं। अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजरीन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई पात्र गीत नहीं गाता। देखते हैं आगे। सकंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। तो देखते हैं, तो सही देखना है। तो सही है भाई, देखते हैं। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है क्योंकि ब्राह्मण इसमें गीत नहीं गाता है। महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी गीत नहीं गाया गया, ये भी ठीक है। सकंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती, ये भी ठीक है। तो बी सी डी ठीक है। तो बी सी डी ठीक है। तो बी सी डी बी ऑप्शन में, तो ये ठीक है। देखते हैं। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता, ठीक है। सकंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है, ये भी ठीक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रहसन नाटक है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय, अंधेरगर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। बकरी 1974 ईस्वी का नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रतीकात्मक नाटक है ये। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीति व्यंग्य, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। सकंदगुप्त 1928 का जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है। महाभोज 1982 का मनु भंडारी का नाटक है। इस नाटक में राजनीतिक स्वार्थ के लिए नैतिक पतन का चित्रण किया गया है। आधे अधूरे 1969 तथा आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का मोहराकेश का नाटक है। भारत दुर्दशा 1975 ईस्वी का भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रतीकात्मक नाटक है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। भारत दुर्दशा के 5वें अंक में किताब खाना वाले दृश्य में 7 शब्दों की एक छोटी सी मीटिंग होती है। किसकी? 7 शब्दों की एक छोटी सी मीटिंग होती है जो भारत दुर्देव से संबंधित विचार प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन हम सीधे ही देख लेते हैं। भाई क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यता के आत्मनिरीक्षण का था। भाई क्या भी नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय
और जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर नीचे भाई दो कथन दिए गए हैं, तो देखते हैं दो कथन दिए गए हैं। पहला है, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन का क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। तो ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। ये भी क्या है, ठीक है। ठीक है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर क्या है, ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए बी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, लग कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं सवार्थ समर, इन पंक्तियों में मैं का क्या अर्थ है? तो मैं का क्या है, निराला। क्या है, लग कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं सवार्थ समर, तो इसमें मैं का क्या अर्थ है, निराला। लग कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं सवार समर में, इन पंक्तियों में मैं का अर्थ निराला है। उपयुक्त पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य सरोज स्मृति 1935 ईस्वी से है, जो अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में संकलित हुई। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां अनामिका 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 ईस्वी में, तुलसीराम 1938 ईस्वी में, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में और गीत गुंज 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई। आगे है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हमें लगाना है। दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना और विचारधारा। तो सबसे पहले इतिहास और आलोचना आएगा, तो सी और बी कट गया। ठीक है, इसके बाद आएगा भाई कविता के नए प्रतिमान, तो कविता के नए प्रतिमान है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नीचे देख लेते हैं, प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रथम प्रकाशन के अनुसार कालक्रम, इतिहास और आलोचना 1957, ये सभी डॉक्टर नामवर सिंह के क्या है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना 1957 में, कविता के नए प्रतिमान 1968 में, दूसरी परंपरा की खोज 1982 में, कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010 में, आलोचना और विचारधारा 2012 में भाई। आगे एक अवतरण दे रखा है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधार अंग्रेजों की महानता का डंका पीटने के लिए शुरू किए गए थे। उपनिवेशवादियों ने आशा की थी कि शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगी और उसमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। और जैसा कि एलिफेंस्टन ने कहा, ब्रिटिश शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को प्रसन्नता से स्वीकार करने योग्य बनाएगी, किंतु यह अनुमान से पूर्णतः गलत साबित हुआ। ब्रिटिश नीति में अनिवार्यतः कुछ ऐसे अंतर्विरोध थे जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता था। उसका उद्देश्य था विनाश, किंतु परिणाम हुआ पुनरुज्जीवन। शिक्षा प्रणाली ने प्रत्येक प्रयत्न तो किया भारत की आत्मा को कुचल देने का, किंतु वास्तव में यह एक ऐसे आंदोलन के बीज बो रही थी जिसने अंततः स्वयं ब्रिटिश शासन को ही उखाड़ फेंका। ब्रिटिश शिक्षा ने भारतीय बुद्धिजीवियों के सामने सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अन्य स्थिति उद्घाटित किए। शिक्षित भारतीयों ने एक और तो दूसरे देशों के प्रगतिशील विचारों और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों की सराहना करना सीखा, और दूसरी ओर नए ज्ञान की कसौटी पर स्वयं अपनी परंपरा, धर्म, दर्शन, रीति रिवाजों और रुचियों को कसना सीखा। मैकाले ने सोचा कि उसकी शिक्षा प्रणाली भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना को कुंठित कर देगी और उन्हें वफादार गुलाम बनाने में सफल होगी, किंतु उसने दरअसल जीवन के प्रति एक नए वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु का आधार तैयार किया, नए राष्ट्रीय जागरण में भी सहायता पहुंचाई। उस दूसरे शब्दों में, अंग्रेजों की शिक्षा नीति ने भारतीय बुद्धिजीवियों का एक ऐसा नया वर्ग पैदा किया जो पश्चिमी विज्ञान के मूल तत्वों तथा पश्चिमी के अधिक उन्नत संस्कृत मानदंडों को समझते और आत्मसात करते थे, और साथ ही स्वयं अपनी मातृभूमि की उन्नति के लिए उनका उपयोग करते थे। पश्चिमी शिक्षा ने भारत में नए प्रकार की विचारधारा के विकास को सुगम बनाया। इस विचारधारा के अंग थे युक्त
उदारवादता, स्वतंत्रता, जनवादता, मानववादता तथा समानता के विचार, आधुनिकता, भारतीय चिंतन की शैली, बायरन, कोबेडन, मिल, स्पेंसर, कोलराइन, रेक्सियन, मोरेले, मिल्टन, लोक तथा ब्रक ने जो प्रोत्साहन और बल प्रदान किया उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। वास्तव में आधुनिक भारत ने मस्तिष्क को ढालने में पश्चिमी विचारों ने निर्णायक भूमिका अदा की है भाई। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास हो गई है भाई आज। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकारों विचारकों ने प्रोत्साहन प्रदान किया उसमें नहीं है, तो कौन नहीं है? नीत्शे नहीं है, ठीक है, और सभी है, नीत्शे नहीं है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नहीं था, तो क्या नहीं था? ब्रिटिश शासन के प्रति अपनात्व पैदा करने के लिए थी भाई, अंग्रेजों की महानता का डंका पीटने, ठीक है ये भी, भारत की आत्मा को नव जीवन देने के लिए, तो यही नहीं था भाई, और सभी था। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है? तो मार्क्स का नहीं है, किसका नहीं है? मार्क्स का नहीं है, और सभी का है भी। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों में जो नई चेतना जाएगी उसने भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला? तो भारतीयों में जीवन के प्रति नए वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु का आधार बनाया, भारतीयों ने दूसरे देशों के प्रगतिशील विचारों की सराहना करना सीखा, भारतीयों में पश्चिमी के प्रति घृणा का भाव नहीं बिगड़ते, ये तीनों ठीक है। भारत में नए ज्ञान की कसौटी पर भारतीय परंपरा को कसना सीखा, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारतीय में विकसित विचारधारा का अंग नहीं था, तो सर्वधर्म समभाव ये नहीं था भाई। अगला फिर एक गद्यांश है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। मेरे विचार से कोई भी मनुष्य जिसमें जरा सी भी विवेक शक्ति है वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि बजाय इसके हम अपने पुराने विद्वानों एवं विचारकों के अनुभवों तथा विचारों का भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाए हैं और इस रहस्यमय प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। हम आलसियों की तरह, जो कि हम सिद्ध हो चुके हैं, विश्वास की उनके कथन में अविचल एवं सहसनीय संशयहीन विश्वास की चीख पुकार मचाते रहते हैं। इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने के अपराधी हैं। प्रत्येक मनुष्य जो विकास के लिए खड़ा है रूढ़िगत विश्वासों के हर पहलू की आलोचना तथा उन पर अविश्वास करना होगा और चुनौतियां देनी होगी। प्रत्येक प्रचलित मन ही हर बात को हर कोने से तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि काफ़ी तर्क के बाद भी वह किसी सिद्धांत अथवा दर्शन के प्रति प्रेरित होता है तो उसके विश्वास का स्वागत है। इसका तर्क असत्य, भ्रमित या छलावा, कभी कभी मिथ्या हो सकता, लेकिन उसके सुधारा जा सकता है। क्या भी उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि विवेक उसके जीवन दिशा सूचक है, पर निरा विश्वास और अंधकार खतरनाक है। यह मस्तिष्क को मूढ़ तथा मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी होगी। यदि वे तर्क का प्रहार न कर सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। तब उसे व्यक्तियों का पहला काम होगा तमाम पुराने विश्वासों और धराशायी करके नए दर्शनों की स्थापना के लिए जगह साफ करना। यह तो नकारात्मक पक्ष हुआ। यह इसके बाद सही कार्य शुरू होगा जिसमें पूर्ण निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन है भैया इसके, उपयुक्त उदाहरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बनाने वाले अपराधी कौन है? तो वे जो रहस्यमय प्रश्नों को सुलझाते हैं, नहीं भाई वे नहीं हैं। वे जो अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, नहीं है। वे जो रूढ़ियों पर प्रश्न उठाते हैं, नहीं। वे जो पुराने विश्वासों को चीख पुकार मचाते रहते हैं, ठीक है, ये है भाई। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा? विश्वास की चीख पुकार मचाते रहना, नहीं। यथार्थ होने का दावा, नहीं भाई। पुराने विचारों पर आंख मूंद कर भरोसा करना, नहीं भी। वातावरण को तार्किक रूप से समझना, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 98वां क्वेश्चन है, यदि पुराने विश्वास खंडित हो जाए तो उपयुक्त उदाहरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या होगा? तो मनुष्य को मूढ़ और प्रतिक्रियावादी बनाना, नहीं। पुराने विश्वासों की पुनर्स्थापना का प्रयास करना, नहीं। पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना, तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई।
अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए यथार्थवादी व्यक्ति को, तो सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना चाहिए। जितने भी प्राचीन विश्वास है उनको क्या हमें चुनौती देना चाहिए। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को विकास के लिए, रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी, नहीं। प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी से बचाना होगा, देखते हैं। रूढ़िगत विश्वासों की आलोचना करनी होगी, नहीं। रूढ़ियों पर अविश्वास करना होगा, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ भाई आज का अपना पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई, ठीक है। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।